इंडिया ऑफ स्टोरी में आपका स्वागत है। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उसे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई। बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वह भी लड़की है। अबोध, अलहड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहां से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खानड़ और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगतराज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहां काम मिला जाता है, और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बड़ियों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटेहालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भीड़ें हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक। मिर्जा साहब ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, ये कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है। सन की तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं ये कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है, तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। पैसे मिल जाया तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजदूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोंपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थीं, एक मेज। थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थीं। झोंपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा पड़ती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया, इन बुढ़ों को उठा उठाकर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं। बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक धर्रा मात्र हो गया था। आज जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियां लिए, मुंह में दांत न पेट में आंत, जांघ के ऊपर धोतियां या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धंस पड़ी हो।
चटपट पाली बन गई, दो नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना। इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। ये खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पड़े हैं, जिन्हें ये देखना हो आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने ये तमाशा न देखा वह पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तनखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी भी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासफर का जोड़ फिलासफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताप देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलासफर नहीं हूँ? मेरे पास कुछ चला नहीं।